स्वागत है आपका टॉक्स विद विशाल के इस ऑडियो पॉडकास्ट में। आज से हम एंशिएंट इंडिया की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप अपने कान में हेडफोन लगाकर साथ में कॉपी पेन जरूर रखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए टॉक्स विद विशाल अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम इतिहास की कुछ बहुत ही दिलचस्प परतें खोलने जा रहे हैं। और इसके लिए हम उपिंदर सिंह की किताब ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडीवल इंडिया का सहारा लेंगे। बिल्कुल। तो जब हम कहते हैं प्राचीन भारत, तो हमारे मन में क्या तस्वीर बनती है? राजाओं और साम्राज्यों की भव्य कहानियां, या शायद पुरानी इमारतों और खंडरों की धूल भरी तस्वीरें? हाँ, पर आज हमारी पड़ताल सिर्फ ये जानने की नहीं है कि क्या हुआ था। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास एक जटिल पहेली की तरह कैसे है। एक ऐसी पहेली जिसका हर टुकड़ा, चाहे वो भूगोल हो, भाषा हो या लिखने वाले का नजरिया, पूरी तस्वीर को बदल सकता है। तो चलिए इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इस पहेली का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा टुकड़ा है खुद भारत का विचार। इसका मतलब क्या है? ये तो बहुत ही बुनियादी सवाल है। हाँ, और इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। पुराणों में एक बहुत ही भव्य कल्पना की गई है। वो ब्रह्मांड को एक अंडे जैसा बताते हैं। अच्छा। हाँ, जिसके अंदर पृथ्वी एक चपटी डिस्क है और उसके केंद्र में है जम्बू द्वीप, और उसी जम्बू द्वीप के दक्षिणी हिस्से को भारतवर्ष कहा गया है। और इसका संबंध राजा भरत से भी तो जोड़ा जाता है। हाँ, एक संबंध उससे भी जोड़ा जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह की पौराणिक भूगोल या कॉस्मोग्राफी हुई। लेकिन क्या इसका जमीन से, मतलब असली दुनिया से भी कोई लेना देना था, या ये सब सिर्फ कल्पना थी? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ कल्पना नहीं थी, इसमें भूगोल भी मिला हुआ था। कैसे? जब पुराण भारतवर्ष के पहाड़ों, नदियों और जनपदों का जिक्र करते हैं, तो उनमें से कई की पहचान हम आज के भारतीय उपमहाद्वीप की जगहों से कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब वो लोग इन जगहों को जानते थे? बिल्कुल। इससे पता चलता है कि इन ग्रंथों को लिखने वाले लोग इस विशाल भूभाग से परिचित थे। वो इसे सिर्फ अलग-अलग राज्यों का समूह नहीं, बल्कि एक बड़ी सांस्कृतिक इकाई के रूप में देख रहे थे। और बाहरी दुनिया हमें कैसे देख रही थी? मतलब इंडिया या हिंदुस्तान जैसे नाम कहाँ से आए? वो एक अलग नजरिए से देख रहे थे। उनके लिए इन सभी नामों का स्रोत एक ही था, सिंधु नदी। सिंधु नदी? हाँ, प्राचीन चीनी से शिंतु कहते थे, यूनानी इंडिया, और पुराने फारसी शिलालेखों में हिंदू शब्द मिलता है। पर शुरू में तो ये नाम पूरे भारत के लिए नहीं थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरू में यह नाम सिर्फ सिंधु नदी के आसपास के इलाके, यानी निचली सिंधु घाटी के लिए इस्तेमाल होते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ा, इन नामों का मतलब पूरे उपमहाद्वीप के लिए हो गया। सही पकड़ा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, तो उसके लिए इंडिया का मतलब पूरा उपमहाद्वीप था, बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन इतिहास को समझने के लिए हमें आज के राजनीतिक नक्शे को, मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब सीमाओं को भूलना होगा। बिल्कुल। ये देश तो आधुनिक युग की देन है। प्राचीन इतिहास को समझने के लिए हमें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक इकाई के रूप में देखना होगा। और इस विशाल क्षेत्र में राजनीतिक एकता तो शायद ही कभी रही हो। बहुत कम समय के लिए, शायद मौर्य, मुगल या ब्रिटिश साम्राज्यों के शिखर पर। ज्यादातर समय ये अलग-अलग राज्यों और संस्कृतियों का एक गतिशील मिश्रण रहा है, जो आपस में लड़ते भी थे और व्यापार भी करते थे। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने पहेली का बॉर्डर यानी इस कैनवस के आकार को समझ लिया है। अब इसके अंदर की बनावट यानी भूगोल की बात करते हैं। जाहिर है, जमीन ने लोगों के जीने का तरीका तय किया होगा। निश्चित रूप से। आप कल्पना कीजिए कि उत्तर में हिमालय की एक विशाल दीवार है। वो सर्दियों में बर्फीली हवाओं को रोकती है और गर्मियों में मानसून की हवाओं को। हाँ, और यही काम पश्चिमी घाट भी करते हैं। सही कहा। अब देखिए, गंगा के मैदान उपजाऊ थे, तो यहाँ बड़े बड़े शहर और साम्राज्य बसे। वहीं विंध्य पर्वत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत का भूगोल अलग था, पठारी जमीन थी, तो वहाँ की राजनीतिक इकाइयां अक्सर छोटी और ज्यादातर क्षेत्रीय रहीं। और क्या ये इलाके एक दूसरे से पूरी तरह कटे हुए थे, या इनके बीच कोई संपर्क था? नहीं, ये कभी अलग थलग नहीं रहे। पहाड़ों में बोलन, गोमल और खैबर जैसे दर्रे थे, जो इसे मध्य एशिया और उससे आगे की दुनिया से जोड़ते थे। ये सिर्फ आक्रमण के रास्ते तो नहीं होंगे? नहीं, ये व्यापार और विचारों के हाईवे भी थे। और फिर हमारे पास 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा थी, जिसने इसे समुद्री रास्ते से हिंद महासागर की दुनिया से जोड़ा। तो भूगोल ने सीमाएं जरूर बनाई, पर इंसानों ने हमेशा उन्हें लांघने के रास्ते खोज लिए। बिल्कुल। और इंसानों ने पर्यावरण को बदला भी।
इसलिए ये समझना जरूरी है कि पर्यावरण का भी अपना एक इतिहास है। ये जमीन तो एक कैनवस की तरह है जिस पर हजारों साल की कहानी लिखी गई, पर कहानी को पढ़ने के लिए उसे अध्यायों में बांटना पड़ता है। इतिहासकारों ने समय के इस लंबे सफर को कैसे बांटा है? ये बहुत जरूरी सवाल है। मुझे तो स्कूल वाला हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश काल ही याद है, जिस पर आज काफी सवाल उठते हैं। हाँ, वो जेम्स मिल जैसे ब्रिटिश इतिहासकारों का दिया हुआ एक फ्रेमवर्क था जो आज ज्यादातर इतिहासकार नहीं मानते। उसमें कई समस्याएं हैं। जैसे? पहली, अगर शासक के धर्म पर नाम रखना है तो तीसरे काल को ब्रिटिश क्यों कहा, ईसाई क्यों नहीं? ये एक तरह का विरोधाभास दिखाता है। हाँ, ये बात तो है। और ये भी लगता है कि जैसे एक धर्म के शासक के आते ही सब कुछ बदल गया, जो कि बहुत बड़ा सरलीकरण है। बिल्कुल सही। क्या एक मुस्लिम राजा के आने से पूरे भारतीय समाज का चरित्र रातों रात बदल गया, जबकि उनका शासन भी कभी पूरे उपमहाद्वीप पर एक साथ नहीं था? तो फिर नया और बेहतर तरीका क्या है? आज इतिहासकार ज्यादा तटस्थ वर्गीकरण का इस्तेमाल करते हैं। प्राचीन काल यानी एंशिएंट, प्रारंभिक मध्यकाल मतलब अर्ली मिडीवल, फिर मध्यकाल यानी मिडीवल, और आधुनिक काल यानी मॉडर्न। ये धर्म के बजाय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में होने वाले बड़े बदलावों पर आधारित है। यह ज्यादा व्यापक तरीका लगता है। यहाँ पर एक और जरूरी बात आती है, लेखन का आविष्कार। यहीं से तो हम प्रागैतिहासिक, प्री हिस्ट्री और इतिहास, हिस्ट्री को अलग करते हैं, है ना? हाँ, लेखन का आविष्कार एक मील का पत्थर था। भारतीय उपमहाद्वीप में लेखन का सबसे पुराना सबूत हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलता है, लगभग 2600 ईसा पूर्व। लेकिन उसमें एक पेच है ना? हाँ, एक बहुत बड़ा पेच है। हम आज तक हड़प्पा की लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब ये एक तरह की लॉक्ड फाइल जैसा है। हमें पता है कि फाइल मौजूद है, पर हमारे पास पासवर्ड नहीं है। क्या बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल यही स्थिति है। प्रागइतिहास में तो फाइल ही नहीं थी, और इतिहास में फाइल भी है और पासवर्ड भी। और हड़प्पा इन दोनों के बीच में है। हाँ, और इसी जटिलता की वजह से इतिहासकार एक तीसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आद्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री। अच्छा, ये किस दौर के लिए है? ये उस दौर के लिए है जहां या तो लेखन था पर पढ़ा नहीं जा सका, जैसे हड़प्पा, या फिर जहां लेखन मौजूद नहीं था लेकिन मौखिक परंपरा बहुत मजबूत थी, जैसे वैदिक काल। बिल्कुल। वेद लिखे जाने से सदियों पहले तक पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ सुनकर और याद करके आगे बढ़ाए गए। तो फिर भारत में पढ़ी जा सकने वाली सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? मतलब हमें पासवर्ड कब मिला? वो है ब्राह्मी लिपि, जिसे सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में इस्तेमाल किया था। ये लगभग 3री-4री शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। और इसे जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था, है ना? हाँ, 19वीं सदी में, जो अपने आप में एक जासूसी कहानी की तरह है। उस एक खोज ने भारत के प्राचीन इतिहास के दरवाजे ही खोल दिए। तो हमने पहेली का फ्रेम यानी भूगोल देख लिया, उसके टुकड़ों को क्रम में रखने का तरीका यानी समय भी समझ लिया, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, इस पहेली को जोड़ कौन रहा है? मतलब अलग अलग समय में इतिहासकारों ने अतीत को कैसे देखा, जिसे हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। बिल्कुल, और ये समझना शायद सबसे जरूरी है, क्योंकि इतिहास वो नहीं है जो हुआ था, बल्कि वो है जो लिखा गया है। और इसकी शुरुआत शायद यूरोपीय विद्वानों से हुई। हाँ, 18वीं-19वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों या कहें ओरिएंटलिस्ट और इंडोलॉजिस्ट का दबदबा था। उनका योगदान बहुत बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद किया, लिपियां पढ़ीं। लेकिन उनके काम में एक औपनिवेशिक दृष्टिकोण भी था। हाँ, वो अक्सर भारतीय समाज को एक ठहरा हुआ, अपरिवर्तनशील समाज मानते थे, और यहाँ की राजव्यवस्था को हमेशा से तानाशाही या ओरिएंटल डेस्पोटिज्म कहते थे। और जाहिर है इसके जवाब में भारतीय इतिहासकारों ने अपनी कहानी लिखनी शुरू की होगी। बिल्कुल। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रवादी इतिहासकारों का दौर आया। उन्होंने यूरोपीय नजरिए को चुनौती दी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ग्रंथों, सिक्कों और शिलालेखों का इस्तेमाल करके ये साबित करने की कोशिश की कि भारत का अतीत शानदार था। उन्होंने स्वर्ण युग की खोज की, जैसे वैदिक काल या गुप्त साम्राज्य। ये दिखाने के लिए कि हम हमेशा से निरंकुश शासन के आदी नहीं थे। हाँ, कि हमारे यहाँ भी गौरवशाली साम्राज्य और परंपराएं थीं। लेकिन क्या स्वर्ण युग की इस खोज में कुछ मुश्किल सच्चाइयों को नजरअंदाज करने का खतरा नहीं था, जैसे जाति प्रथा? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। हाँ, ऐसा खतरा था। राष्ट्रीय गौरव को जगाने के लिए कभी-कभी अतीत की जटिलताओं को कम करके आंका गया। और इसी के जवाब में एक नई धारा आई होगी। हाँ,
1950 और 60 के दशक में मार्क्सवादी इतिहासकारों की धारा आई। अच्छा, तो उनका नजरिया क्या था? उन्होंने इतिहास का कैमरा किस तरफ घुमाया? आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, कैमरा घुमाना। उन्होंने कैमरा राजा महाराजाओं के महलों और युद्धों से हटाकर खेतों और गांवों की तरफ कर दिया। उन्होंने आम इंसान के बारे में सवाल पूछे। बिल्कुल। उन्होंने पूछा, जब गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था तब एक आम किसान की जिंदगी कैसी थी, समाज में वर्ग विभाजन कैसा था। डीडी कोसाम्बी जैसे विद्वानों ने सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं को इतिहास के केंद्र में रखा। तो ओरिएंटलिस्ट, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, ऐसा लगता है कि इतिहास एक कहानी नहीं बल्कि एक बहस है जो लगातार चल रही है। हमेशा। आज ये बहस कहाँ पहुंच चुकी है? आज ये और भी ज्यादा जटिल और दिलचस्प हो गई है। पिछले 50 सालों में बहुत कुछ बदला है। अब इतिहासकार सिर्फ ग्रंथों पर निर्भर नहीं है। वो पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, और पर्यावरण विज्ञान, जेनेटिक्स, जेंडर स्टडीज, इन सभी क्षेत्रों की मदद ले रहे हैं। अब सवाल सिर्फ महिलाओं की स्थिति क्या थी ये नहीं है। अब सवाल ये है कि परिवार के अंदर सत्ता के समीकरण कैसे थे। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती ग्रंथों और पुरातात्विक सबूतों को एक साथ लाने की होगी। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी मेथोडोलॉजिकल चुनौती है। क्योंकि एक पत्थर की मूर्ति और एक कविता दोनों अलग-अलग कहानियां सुनाते हैं। सही कहा। एक टेक्स्ट हमें बताता है कि समाज को कैसा होना चाहिए, जबकि खुदाई में मिले बर्तन और हड्डियां हमें बताते हैं कि लोग असल में कैसे रहते थे। इन दोनों को मिलाकर एक संतुलित तस्वीर बनाना ही आज के इतिहासकार का काम है। तो इसका मतलब ये है कि इतिहास की कई कहानियां हैं जो अभी तक लिखी ही नहीं गई हैं या जिन्हें हाशिए पर रखा गया है। निश्चित रूप से पूर्वोत्तर भारत जैसे कई क्षेत्रों का इतिहास अभी भी मुख्य धारा की कहानी का हिस्सा नहीं बन पाया है। इसी तरह मजदूरों, निचली जातियों और आदिवासी समुदायों का अतीत लिखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास जो ज्यादातर स्रोत हैं वो अभिजाते वर्ग द्वारा, पुरुषों द्वारा बनाए गए हैं। तो उन लोगों का इतिहास कैसे लिखा जाए जिन्होंने अपने पीछे कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं छोड़ा? यह आज इतिहास के सामने सबसे बड़ा सवाल है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि प्राचीन भारत का इतिहास कोई एक सीधी साधी तयशुदा कहानी नहीं है। ये एक विशाल पहेली है जिसे जोड़ने वाले हर इतिहासकार का अपना एक नजरिया रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जो लगातार नई खोजों और नए सवालों के साथ खुद को बदल रही है। और शायद यही इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। यह हमें सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज का एक इतिहास होता है। यह हमें एहसास कराता है कि मानव अनुभव कितने विविध और जटिल हैं। पर एक विचार में हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। क्या होगा अगर प्राचीन अतीत के अध्ययन का सबसे बड़ा मूल्य हमारे वर्तमान की जड़ों को खोजना नहीं, बल्कि ऐसी दुनियाओं और सोचने के तरीकों की खोज करना है जो हमारे लिए पूरी तरह से अलग और अपरिचित हों? ये तो बहुत ही दिलचस्प विचार है, जो इस बात पर सवाल खड़ा करें कि समाज को कैसे काम करना चाहिए, हमारी इस सबसे बुनियादी धारणा को ही चुनौती दे।